वेलकम टू हिमानी कोचिंग सेंटर। हिमानी कोचिंग सेंटर में हम प्रतिबद्ध हैं कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। हिमानी कोचिंग सेंटर का यही है ध्येय, यही है वायदा, हमारे स्टूडेंट्स का सदैव हो फायदा। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इत्यादि स्कूलों के कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा के मैथ्स एग्जाम के लिए। गणित के सवालों का हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 23,200 डिवाइडेड बाय 145 यानी 23,200 को 145 से भाग दें और 160 आता है तो 232 डिवाइडेड बाय 145 कितना होगा। देखिए, ये सवाल हल करने के लिए हमें क्या करना है, 23,200 को 145 से भाग दिया तो 160 आया। अब देखिए 232 करने के लिए क्या किया गया होगा, 100 से भाग दिया गया होगा संख्या को, तो उत्तर को भी 100 से भाग दे दीजिए। आपका उत्तर आएगा 1.60। सी इसका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूं, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो 3, 4 और 6 के सार्वगुणज ये सारे ही अंक है। 24 भी है, 36 भी है, 48 भी है, 56 भी है। ठीक है, सो यदि आप इसको 56 नहीं है, वैसे 56 को हम, क्योंकि 5 और 6 11, 3 से ये भाग नहीं हो सकता, तो 56 को तो हमने हटा दिया। लेकिन अब हमारे पास है 24, 36 और 48, तो उसमें हमें इनके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, आइए 36 का गुणनखंड निकालते हैं। 36 का गुणनखंड स्वयं और 1, फिर ये 2 से भी भाग होता है तो 2 और 18, 3 से भाग होगा 3, 12, 4 से 4, 9। ओके, फिर ये 6 से भाग होगा, 6 6 का 36, तो 6 अकेला आएगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, यह इसका सही उत्तर है। यदि आप 24 को करते तो क्या होता, देखिए 24, 1, 2, 12, 3, 8, 4, 6 और इसके बाद हमें रुकना पड़ेगा, तो ये 8 ही गुणनखंड हुए, तो इसलिए 36 इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये आपको खुद से करके देखना पड़ेगा बच्चों एग्जाम में दे, और फिर आप इसका सही उत्तर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है 999 1/2 घटा 99 1/4 घटा 9 1/4। तो इसमें सबसे पहले जो पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें निकाल लेते हैं, जो कि है 999 घटा 99, तो कितना मिल जाएगा हमें, 900, घटा 9 तो मिल जाएगा 891। अब हम देखते हैं कि जो भिन्न है वो क्या है, 1/2 घटा 1/4 घटा 1/4। ये हुआ 1/2 घटा 1/4 घटा 1/4 हो गया घटा 2/4, जो कि हो गया घटा 1/2। ये शून्य हो जाएगा। उत्तर इसका हो गया 891। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले, यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो सीरीज का, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए। जिससे आपको पता रहेगा कि जब नए वीडियो आ रहे हैं। और यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु को 600 में विक्रय करने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, देखिए 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। यदि हानि होती तो क्रय मूल्य होता 100 बटे 100 घटा हानि प्रतिशत। यहाँ लाभ दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 100 बटे 120 गुणा 600। 12 पंजे 60, 5 गुणा 100, 500 रुपया इसका उत्तर आएगा। ठीक है, हमने सीधा सीधा फॉर्मूले का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है बॉड मास से रिलेटेड। ठीक है, देखिए बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास कहता है कि जी किसी भी, जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो हमें ये ऑर्डर को फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन
भाग करो, फिर मल्टीप्लाई, गुणा, फिर एडिशन, जमा, फिर सब्ट्रैक्शन, घटा। तो हमें इसी ऑर्डर को फॉलो करना है, तो हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ हमें देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। यहाँ दिया गया है 84 का स्क्वायर घटा, सॉरी, भाग 28 गुणा 12, और ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, यानी हमें पहले इस कोष्ठक को सॉल्व करना है। एंड भाग 24 जो कि है 7 गुणा किसी संख्या के, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको सीधा सीधा कर लेते हैं। पहले तो 84 स्क्वायर को 84 गुणा 84 लिखिए, फिर इसका भाग 28 से हो रहा है, इसको 28 कर दीजिए, फिर इसे कर दीजिए 12, और यहाँ पे भाग यह हुआ हमारा कोष्ठक। अब यह भाग हो रहा है 24 से, तो इसको कर दीजिए 1/24। इस प्रकार हम इसको थोड़ा फास्ट हल कर पाएंगे। सो देखिए 12 दूना 24, फिर ये हो गया हमारा 2, और इधर आ गया आपके हाथ में 42। फिर हम क्या करेंगे, ये 28 है, आप इसको चाहे तो 2 से फिर भाग करिए, सो ये आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 21। फिर देखिए 7 दूना 14, 7 तियां 21, फिर ये हो गया 42। सो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, 42 गुणा 3, जो कि है 7 गुणा एक संख्या के। तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 छिका 42। सो 7 को करिए अलग, और 6 गुणा 3 यहाँ आना चाहिए, तो 18 इसका उत्तर होना चाहिए, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए छात्रों, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपने यदि हमारे पुराने वीडियो भी देखे हैं, आप इनको बार बार देखिए। और कैसे करना चाहिए, जब आप दोबारा देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को स्वयं से हल कीजिए, फिर उसका उत्तर चेक कीजिए, और इस प्रकार जो है आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। स्वयं से ही जब आप करेंगे तब ज्यादा समझ आएगा, खाली वीडियो देखने से इतना फायदा नहीं होगा। अगला प्रश्न है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। सो देखिए 1 घंटा 45 मिनट और एक दिन, सो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटा 45 मिनट, सो एक तो घंटा हो गया, 45 मिनट को भी 45/60 कर दीजिए, 15 तिया 15 चौका, सो ये हो गया 7/4 घंटे। तो 7/4 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो क्या करना पड़ेगा, 7/4/24 गुणा 100। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7/4 गुणा 24 गुणा 100। ठीक है, अब यदि आप चाहें तो इसको 25 कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब हो गया 7 पंजा 35, 7 दूनी 14, और 3 17, जो कि भाग हो रहा है 24 से। सो आइए इसे 24 से भाग कर देते हैं, क्योंकि दशमलव में आंसर देना है। तो जब हम देखेंगे ये 2 8 पे जा रहा है, तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19, नहीं, सो 7 पे करके देखिए, सो 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। अब यहाँ ये 6 हो जाएगा, ये 15 में से 8 किया 7, दशमलव आया, शून्य लगाइए। देखिए 24 दूना, अब 2 के टेबल में देखिए, 2 तिया 6, सो अगर आप 3 से करेंगे तो 24 तिया 72, बड़ा है तो हमें क्या करना है 2 से, सो 24 दूना 48। तो देखिए 7.2 के भी दो ऑप्शन है, तो आगे की भाग भी करनी पड़ेगी। तो 10 में 8 गया 2, और फिर ये 6 हो गया, 6 में 4 गया 2। अब इसको हमें क्या करना है, अब आप इसको देखिए 24 गुणा 9 से, 9 चौका 36, 9 दूनी 18 और 3 21, तो ये जा रहा है। सो 7.291% इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न भी भिन्न दिए गए हैं, पर बॉड मास का ही उपयोग करना है, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें न्यूमरेटर क्या है, 1/3 भाग 1/3 गुणा 1/3, इसको किया गया है फिर से भाग 1/3 भाग 1/3 का 1/3 घटा 1/9। तो देखिए रूल क्या है, बॉड मास। तो सब अगर हम ऊपर देखें तो सबसे पहले डिवीजन करना चाहिए। तो सर पहले हम ऊपर को ही देखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 गुणा 3, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1/3 है, तो उसका व्युत्क्रम 1/3 का हो गया 3, और ये तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब देखिए डिनोमिनेटर में
पहले ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि का है तो पहले वो करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/3 भाग हो रहा है 1/3 गुणा 1/3 से। तो अब देखिए यहाँ ऊपर में क्या हो गया, और ये घटा 1/9 तो है ही, उसको अलग से रखेंगे। अब हमारे पास न्यूमरेटर में खाली 1/3 रहा। यहाँ पे देखिए 1/3 गुणा 1/3 बन जाएगा 1/9, तो उसको ऐसे कर देते हैं। तो अब हमारे पास में क्या है, यहीं पे देखिए डिनोमिनेटर में 1/3 भाग 1/9। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी इसका 1/9 का व्युत्क्रम निकालेंगे, वह 9 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में, हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, 1/3 घटा 1/9। 1/3 का मतलब है 1/3 भाग 3 घटा 1/9, यानी 1/3 गुणा 1/3 घटा 1/9। सो ये कितना होगा, 1/9 घटा 1/9, उत्तर होगा 0। ठीक है बच्चों। सो आपको क्या करना है, आपको बॉडमास के नियमों का पालन करते हुए ही यह प्रश्न को हल करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, और ध्यान देना है कि आप किस प्रकार से आगे एक एक स्टेप को कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, यदि 1 रुपए का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 बन जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ मूलधन है 1, साधारण ब्याज है 9, समय कितना दिया है 60, ब्याज की दर जो है ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, हम ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना समय बटा 100, और अब इनको लिख देते हैं। ब्याज मिला था 9, मूलधन है 1, आर ज्ञात करना है, यह है 60/100। तो आपके पास में क्या आया, देखिए हमारे पास आया 6/10 आर, जो कि है 9 के। तो यहाँ पे इसको 6/10 को हटाने के लिए 10/6 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों साइड कर दीजिए। यहाँ तो 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आप चाहें तो 2 तिया 6, 2 पंजा और 3 तिया 9, तो 3 गुणा 5 15% इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ दिया गया है 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए वही वाला प्रश्न का मतलब फॉर्मूला तो वही है, I = PRT भाग 100। आई निकालना है, साधारण ब्याज इसमें लिखा है कि कितना ब्याज अर्जित होगा, बाकी के मूलधन है 988 लिख देते हैं, गुणा आर जो कि है 18 गुणा 5/100। ठीक है, देखिए छात्रों, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 18 गुणा 5 90 हो जाएगा। सो 988 गुणा 90/100, इसको कर दीजिए। 10 को रखिए, क्योंकि अगर आप 988 गुणा 9 को जो भी निकालेंगे 10 से भाग करना आसान होगा। सो 9 से गुणा करते हैं, 9 8 72 हासिल 7, 9 8 72 और 7 79 हासिल अगेन 7, 9 निमा 81 और 7 88। सो 8 8 9 2/10, एक शून्य है तो उत्तर में क्या होगा, एक अंक दशमलव के बाद होना चाहिए, तो उत्तर होगा 879.2। तो वह यह हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। प्रत्येक टाइल की लंबाई, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, तो आवश्यक टाइलों का न्यूनतम संख्या। सो देखिए इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमारे पास जो फर्श है उसका क्षेत्रफल, उसको भाग कर दीजिए एक टाइल के क्षेत्रफल से, एक टाइल का क्षेत्रफल, इससे हमारे पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। लेकिन वह करने से पहले ये देखना पड़ेगा, लंबाई जो है 10 मीटर दी गई है,
कमरे की, जबकि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर बना दीजिए। अब वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो देखिए 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 मीटर बराबर हुआ 10 गुणा 100, 1000 सेंटीमीटर। अब फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, 1000 गुणा 1000, क्योंकि यह वर्ग है। टाइल भी वर्ग है जो कि 50 सेंटीमीटर दिया गया, तो 50 गुणा 50, शून्य से शून्य काटिए, शून्य से शून्य काटिए, 5 दूना 10, और इधर हो गया 200, 200 गुणा 2, 400 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है छात्रों आपको प्रश्न समझ आ रहे हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न में समझने में दिक्कत है, वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, थोड़ा स्लो स्पीड में चला के समझने का प्रयत्न कीजिए। अगला प्रश्न है, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जो रेलगाड़ी है उसको कुल जो डिस्टेंस कवर करना है, दूरी जो कवर करनी है, वह उसकी दूरी जमा प्लेटफॉर्म की दूरी। तो देखिए हमें पहले तो ये निकालना है कि दूरी कितनी है, तो 400 मीटर की, तो 420 मीटर की तो रेलगाड़ी ही है, 180 मीटर का पुल है, तो जो रेलगाड़ी को दूरी तय करनी है वह करनी है 600 मीटर की। ठीक है, अब देखिए समय निकालना है, तो हमारे पास क्या होता है, जो गति होती है वह होती है दूरी बटा समय। तो समय क्या होगा, दूरी बटे गति। गति में, क्योंकि गति हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, जबकि यहाँ पे जो दूरी है वह मीटर में है, तो देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे को, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 80 किलोमीटर जो है प्रति घंटा, वह हो जाएगा 80 गुणा 5/18। ठीक है, इतने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह चल रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें दूरी है 600, आइए उसको अब कर लेते हैं। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। हाँ जी, अब करते हैं। देखिए हमें निकालना है टाइम, तो जो है 600 बटा 80 गुणा 5/18। इसका मतलब क्या हुआ, 600 का भाग कर रहे हैं 80 गुणा 5/18 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, 600 गुणा 18/80 गुणा 5। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, और ये जाएगा 15 पे, ये गया 2 निम्मा 18, ये गया 5 3 15, 3 गुणा 9 27 या 27 सेकंड इसका उत्तर होगा। यहाँ हमने क्या ध्यान रखना है, पहले रेलगाड़ी के प्रश्नों में जो जो टोटल दूरी है वह रेल की लंबाई जमा प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए यदि यह क्वेश्चन ऐसा होता कि एक रेलगाड़ी एक आदमी या एक खंबे को पार कर रही है, तो उसमें दूरी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होती। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, एक प्लेटफॉर्म या पुल दिया गया है, तो टोटल दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई जमा पुल की लंबाई। ओके, दूसरा जो गति दी गई थी वो किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसको मीटर प्रति सेकंड किया, और उसको हमने उसके बाद हल कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा गया है, संकेत मार्च माह में वर्ष के अन्य प्रत्येक माह की तुलना में दुगुना कमाता है, तो मार्च में उसकी आय उसकी कुल वार्षिक आय का कितना भाग है। देखिए एक जो साल होता है, वर्ष होता है, उसमें 12 महीने होते हैं, तो मार्च महीना निकाला तो कितने रह गए, 11 महीने। अब मान लेते हैं कि वो एक महीने में, ठीक है, एक महीने में वह x रुपए कमाता था, तो 11 महीने में तो उसने कमाए 11x, मार्च में उसने कमाए महीने के दुगने, सो वो हो गए 2x, तो उसकी वार्षिक आय कितनी हो गई, 11x जमा 2x, सो उसने वर्ष में कमाया 13x। अब हमें क्या पूछा गया, मार्च में उसकी आय कुल वार्षिक आय का कितना भाग है। मार्च की आय थी 2x, कुल आय है 13x, सो x एंड x कट गए, 2/13 इस प्रश्न का हल है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, बट थोड़ा सा हमें अपना इसमें कॉन्सेप्ट समझना है।
अब अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 3/5 का 60% बराबर है, किसी संख्या को 3/5 का 60% बराबर है 36 के, तो मान लेते हैं संख्या है x, तो x का 3/5 तो 3/5x होगा, और उस 3/5x और उसका 60% हुआ 60/100। यह किसके बराबर है? प्रश्नानुसार यह है 36 के बराबर। संख्या ज्ञात करनी है, पहले इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो ये हो गया आपका 3 × 6 18/50x, जो कि है 36 के। x निकालना है, इसको कर दीजिए 50/18 से यहाँ पे गुणा, इसको कर दीजिए 50/18 से यहाँ गुणा, तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने उसके व्युत्क्रम से कर दिया। तो x का मान कितना होगा? 18 दूना 36, 50 × 2 100 इसका उत्तर होगा। ठीक है छात्रों, चीज ध्यान रखिए, आपको कम से कम 20 तक के पहाड़े जुबानी याद होने चाहिए। बेहतर होगा कि आप 30 तक के पहाड़े भी याद कर लीजिए। ठीक है, एक वीडियो में हमने बताया है कि कैसे पहाड़े को बहुत जल्दी बना सकते हैं, तो वो आप सीखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप कम से कम 20 या 30 तक के पहाड़े आपको जुबानी याद होने चाहिए, जिससे आप जल्दी से प्रश्नों को हल कर सकें। अगला प्रश्न है, सीता एवं सुनीता किसी काम को 20 दिन में पूरा करती हैं। जो दो बच्चियां हैं या औरतें हैं जो किसी काम को 20 दिन में पूरा करती हैं। सीता, सुनीता एवं गीता उस काम को 15 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, तो गीता अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? देखिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गया सीता, ये हो गया सुनीता। उन्होंने बोला उस कार्य को वो 20 दिन में पूरा करती हैं। अब हम लिख देते हैं सीता, सुनीता, गीता, वह करती हैं 15 दिन में। देखिए, 20 और 15 का लघुत्तम समापवर्तय निकालिए। ठीक है, वह आएगा 60 के। तो ये हमने क्या करा, यह हमने मान लिया कि कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य हो गया 60। तो यदि वह 20 दिन में करती है और 60 कार्य हैं, तो 60 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 दिन में कर रही हैं। सीता, सुनीता, गीता 15 दिन में करती हैं, 60 काम है, तो 60/15 हो गया 4। देखिए, अब तीनों ने मिलके किया 4 दिन में, जबकि ये दो मिलके कर रही थी 3 दिन में। इसका मतलब गीता 60 काम कितने समय में करती? एक में। एक अगर गीता है, उसने कितने दिन लिए? 60 दिन लिए, तो उसका उत्तर होगा 60। ठीक है, इसको दूसरा तरीका हल करने का ये है, आप ये भी कर सकते थे। 1/20 तो हो गया सीता एवं सुनीता, तीनों मिलके करती हैं 1/15, आप ये करिए, घटा, सो 1/15 घटा 1/20 है गीता का एक दिन का काम। गीता का एक दिन का काम। देखिए, ये जो मैंने ऊपर किया ये यही है असल में। अब आप इसका समापवर्तय लेंगे लघुत्तम, ये आएगा 60, ये हो जाएगा 15 चौका और ये 3। अभी आया 1/60, यानी गीता का एक दिन का काम 1/60 है, तो वह 60 दिन में इस काम को करेगी। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जो ग्राफ का प्रश्न है। इसमें भिन्न वर्षों में किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। हमें ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है। बोला गया है, देखिए यहाँ पे तो दिया गया है साल, यहाँ दिया गया है संख्या उत्तीर्ण छात्रों की। वर्ष 2010 में वर्ष 2009 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए? 2010 में हुए उत्तीर्ण 100, 9 में 80, कितना हुआ? 20 का फर्क। हम किससे कर रहे हैं तुलना? 2009 से, यानी 80 से। सो 20/80 × 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो जिससे तुलना करी जाएगी वो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो 20 चौका 80, 100 डिवाइडेड बाय 4, 25%। ओके, अगला प्रश्न है, 67,523 को निकटतम सैकड़े में लिखें। देखिए, सैकड़ा हमें ये देखना है कि 523, अब 5 के बाद में 2 आया जो कि 5 से कम संख्या है, तो और ये 3 है तो ये बन जाएगा 500। सो 67,500, तो इसका उत्तर होगा 67,500। देखिए, मैं एक और प्रश्न बनाता हूं। अगर हमसे ये पूछा जाता 67,591 को लिखिए निकटतम सैकड़े में, तो देखिए सैकड़ा तो 500 के बाद हुआ ना, तो 591, 9 जो है
5 से बड़ा संख्या है तो ये 5 6 बन जाएगा, तब इसका उत्तर होता 67,600। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि अनुपात से रिलेटेड है। यहाँ दिया गया है 76 को 4 भागों में 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है, सबसे छोटा भाग क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कुल भाग निकाल देते हैं। तो 7 और 5 12 और 3 15 4 19। सो 19 भाग जो हैं वह है 76 के बराबर। तो एक भाग किसके बराबर होगा? 76/19। सो 19 चौका 76। सबसे छोटा भाग था 3, सो 3 गुणा 4, क्योंकि उन्होंने छोटे भाग का पूछा है तो 3 गुणा 4 12 इसका उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पूछा गया है सामान्य वर्ष का 21/5 कितना सप्ताह होगा? तो देखिए, एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। सो उसका 21/5 निकाल लेते हैं पहले तो देखिए, 5 सत्ता 35, 5 तिया 15। तो ये कितने हुए? 73 गुणा 21 दिन। सप्ताह निकालने हैं तो इसको 7 से भाग कर दीजिए। सो 7 तिया 21, सो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। सो ये बन गए हमारे इतने सप्ताह। सो 219 इसका उत्तर हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। देखिए, 2/3 लड़कियां हैं तो देखिए टोटल तो एक हुआ। सो एक में से 2/3 निकालिए तो इसका आप लघुत्तम समापवर्त्य करेंगे तो जो लड़कों की संख्या है वो लड़के हो गए 1/3। तो लड़कों की देखिए 360, तो पहले लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो लड़के कितने होंगे? लड़के होंगे 1/3 किसके? 360 के, जो कि हो गया 120। अब बोल रहे हैं लड़कों की संख्या में 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, 120 का 3/4 निकाल लीजिए तो 90 खिलाड़ी हुए। जो खिलाड़ी नहीं है वो कौन होंगे? 120 घटा 30, 120 घटा 90, जो कि उत्तर होगा 30। 30 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है। इसी प्रश्न को देखिए, यहाँ पे मैं एक और चीज कर सकता हूँ। क्योंकि 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं तो पूर्ण होता है 1, 1 घटा 3/4। तो अगर आप करते तो आता कि जो भी लड़के हैं उनका 1/4 खिलाड़ी नहीं है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1/4 गुणा 120, तो भी आंसर 30 आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बॉड मास से रिलेटेड है। तो आइए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 25 घटा 5, फिर बड़ा कोष्ठक है जिससे ये गुणा हो रहा है 2 जमा 3, फिर उससे छोटा कोष्ठक 2 घटा 2, फिर एक और छोटा कोष्ठक 5 घटा 3 जमा 5, और ये कोष्ठक को किया गया बंद, घटा 10, और ये सब हो रहा है भाग 4 से, ये कोष्ठक। सो बॉड मास का क्या रूल है? सबसे छोटे वाले कोष्ठक से हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा कोष्ठक यहाँ दिख रहा है। सो 5 घटा 3 हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसे मिटा देता हूं और इसकी जगह घटा 2 गुणा 2 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, घटा 2 गुणा 2 जमा 5। ओके, तो अब हमारे को क्या करना है, पहले इसी कोष्ठक को हल करते हैं। तो अब देखिए, ये तो 2 2 रहा, घटा 2 गुणा 2 ये हो गया घटा 4 जमा 5। तो 5 जमा 2 7, 7 घटा 4 3। इसका मतलब इस कोष्ठक में हमारे पास हल करने में 3 आया। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ ऊपर में एक कोष्ठक के अंदर का सब हटा के उसकी जगह 3 लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। और अगला इसमें जो स्टेप है इसको मैं थोड़ा सा इधर पास ले आता हूँ, जो कि क्या था, घटा 10, और फिर ये था डिवाइडेड बाय 4। ओके, इसका भाग 4 से हो रहा है। अब देखिए, अब हमें इसको हल करना है। क्यों? क्योंकि बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट में अभी मुझे गुणा करना पड़ेगा। देखिए, रूल हमें यही फॉलो करना है। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट में हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जमा 9 घटा 10। अभी मैं ए वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाह रहा हूँ।
सो 2 + 9 होता है 11, 11 घटा 10 होता है 1। तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा 25 माइनस 5 गुणा 1 बट डिवाइडेड बाय 4। सो कि अब हमें क्या करना पड़ेगा पहले, सो 5 गुणा 1 तो हो गया 5, सो 25 घटा 5 भाग 4। सो अब हमें डिवीजन करना पड़ेगा। सो ये हो गया 25 घटा 5/4। 5/4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 × 1 = 4, 5 में 4 गया 1, दशमलव लगाइए, 4×2 = 8, 10 में 8 2, दशमलव लगाया, 4×5। सो 25 घटा 1.25। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। सो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ से ये 10 हुआ, फिर इधर से ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 4 में 1 गया 3, 23.75 इस प्रश्न का हल होगा। ठीक है, हमने सिर्फ बॉडमास के नियमों का पालन करते हुए इस प्रश्न को हल किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पूछा जा रहा है 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो इसको आप सीधा देखिए, ऐसे लिखिए, 300 का 25% होना चाहिए 25/100, और उसका 20%, तो उसको भी लिख दीजिए 20/100, और इसका मान निकालेंगे तो उत्तर हाथ में आ जाएगा। ये हुआ, और 20×5 = 100, 5×5 = 25, 5×3 = 15, तो इसका उत्तर होगा 15। ठीक है, तो ये तो था प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये जैसे हमने अभी पीछे भी किया था, यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य और निकालना है, विक्रय मूल्य दिया गया और हानि दी गई है। वहां पे लाभ दिया गया था, तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य जो होगा वो होगा 100/100 घटा हानि प्रतिशत। ओके, अगर हानि दे रखी है तो हानि प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। सो यह फॉर्मूला यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखा गया है, एक वस्तु को 352.88 रुपए बेचने पर राम को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, इसको करते हैं। सो 100/100 - 12, सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 100 - 12 गुणा 352.88। तो ये तो हो जाएगा 100/88। 352.88 को मैं दशमलव हटाने के लिए बटे 100 कर सकता हूं। ठीक है, तो ये 100 और 100 तो कट गए। अब यदि आप लोगों को यह पता है कि 8 से भाग होने का क्या रूल है, तो देखिए 88 तो 8 से भाग जा रहा है। यहाँ पे ये लास्ट के 3 डिजिट हैं, जिसमें ये दोनों सम, देखिए 2 सम है, सम संख्या, और 8 और 8 जो है उसको हम डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। तो अब ये देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौका 32, फिर 5 में से 2 गया 3, फिर आया 8 चौका 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब ये देखिए 11 चौक 44, फिर 1 आया जो कि 11 से छोटा है, शून्य लगाया, फिर 11 एकम 11। ठीक है, सो 401 रुपए इसका उत्तर होगा। ठीक है, देखिए 4411 का 11 से भाग मैं आपको एक बार ऐसे करके दिखा देता हूं, अगर आपको सीधा समझने में थोड़ी सी कष्ट हुआ हो। तो देखिए 44 है, 11 के पहाड़े में 4 बार जाएगा, 11 चौक 44, फिर हमने 1 उतारा जो कि 11 से छोटा है, तो शून्य लगा दिया। ठीक है, और फिर दूसरे 1 को उतारा और 11 एकम 11 कर दिया। तो इस प्रकार हमें यह उत्तर मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पूछा जा रहा है 216, 288 तथा 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सो देखिए 216 को अगर आप देखें तो ये है 6 × 6 × 6। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 216 हो गया 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2। तो मैं क्या कर सकता हूं, 3 की घात लगाई 3 गुणा 2 की घात लगाई 3। सो ये तो हो गया 216। सो इसको रख लेते हैं।
अब बढ़ते हैं 288 की ओर। देखिए बच्चों, थोड़ा सा ना आप लोग अगर इसमें स्क्वायर्स और क्यूब याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसको करना पड़ेगा। अब देखिए 288 2 गुणा 144 होता है। 144 जो है वो 12 गुणा 12 होता है। तो अगर आपको ये आता है तो आप इसको तुरंत कर पाएंगे। तो अब देखिए 12 को क्या करूंगा मैं, 4 गुणा 3 लिख लेते हैं। ये वाले 12 को भी 4 गुणा 3, पर मुझे तो 2 और 3 प्राइम नंबर्स में ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4 हुआ 2 की घात 2, ये 4 भी हुआ 2 की घात 2। सो कितने, इस तरह से लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, इस वाले 4 का भी गुणा 2 गुणा 2। और कितने 3 है, 2 3 है। तो घात कितनी हुई, 1 2 3 4 5। सो 2 की घात 5 और 3 की घात 2। यह मिला हमें 288 का। ठीक है, तो आइए 288 को 216 के नीचे जो घात है वह लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम 288, जो कि हुआ 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 5। अब बढ़ते हैं लास्ट नंबर की ओर, जो कि हमें दिया गया है 720। देखिए अगर आप 720 को देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यह तो हुआ 72 गुणा 10। 10 तो हो जाएगा 5 गुणा 2। और 72 को हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 गुणा 36। ठीक है, सो अब हमें क्या मिल रहा है, 2 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 2। आइए अब 6 को लिखते हैं 3 गुणा 2, दूसरे 6 को भी लिखते हैं 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। अब गिन लेते हैं कितने 2 हो गए, 1 2 3 4। सो 2 की तो घात हो गई, तो यहाँ मैं 720 के बारे में लिखता हूँ। 2 की घात हो गई 4 गुणा 3 की घात 1 2। सो ये हो गई 3 की घात 2 और 1 घात 5 की है। ठीक है, अब महत्तम समापवर्तय निकालने में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी तीनों अंकों में जो भी संख्या कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो देखिए 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कौन सी घात छोटी है, 3 की घात 2। सो 3 की घात 2 ले ली। फिर 2 को देखिए, 2 भी तीनों में है, और सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 3, तो उसको ले लीजिए। 5 सिर्फ इधर है तो वो तो महत्तम समापवर्तय में आएगा नहीं। सो 3 की घात हुआ 2 को 9, 2 की घात 3 हुआ 8, 9 अट्ठा 72 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इसको हल किया। देखिए यदि आपको यह इस तरह से फैक्टर बनाने में कोई समस्या होती है, आप क्या कर सकते हैं, वो लंबा थोड़ा मेथड हो जाएगा, पर आप ये भी कर सकते थे। 720 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी है 216। आप डिवाइड कर दीजिए, भाग करिए। अब देखिए 2 के पहाड़े में हम 7 देखेंगे। सो 2 तियां 6, 2 चौक 8। सो हम 216 को जब 3 से करेंगे, सो 3 6 18, 3 दूना 6, तो यहाँ आया 3 और इधर आया 648। फिर यहाँ से एक चाहिए हमें, 10 में 8 गया 2, और फिर एक चाहिए, 11 में 4 गया 7। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जब हम ऐसे भाग के तरीके से करते हैं, जो भी हमारा शेषफल आया वो तो बन जाएगा अब भाजक, और ये हमारा 216 यहाँ आ गया। अब देखिए 7 तियां 21। सो अगर आप इसको 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ता, सो ये हुआ 216। मतलब ये कि 216 और 720 का महत्तम समापवर्तय 72 है। तो अब आप क्या करिए, जो तीसरी संख्या रह गई है उसको 72 से भाग करिए। तीसरी संख्या क्या रह गई थी, 288। अब देखिए 7 चौका 28। सो 4 से जब करेंगे, 4 दूनी 8, तो क्या हुआ, 72 ही इसका महत्तम समापवर्तय है। जो भी तरीका आपको आसान लगे, सरल लगे, वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों देखिए मैं दोबारा कह रहा हूं, यदि आप बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा देखें, और दोबारा देखते हुए प्रश्नों को जो हल है वहां पे रोक दीजिए, स्वयं से हल कीजिए और देखिए कि आप उसे सही कर पा रहे हैं। इस प्रकार आप जो है अच्छे से सीखेंगे।
और आपके पास दूसरी पुस्तकें भी होंगी, उनमें से भी इसी प्रकार के प्रश्नों को उठाइए और उनको हल करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, खाली वीडियो देखने से कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। हो सकता है आपको मन में एक भ्रम लगे कि अरे बहुत आसान है, मैं कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप इसको स्वयं से करिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना जाने, आप कितना समझे। ठीक है, अब देखिए मैं अगले प्रश्न को उतार रहा हूं, तब तक ये है यहाँ पे, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, बार या विनकुलम इसको। और ये हमें निकालना है इसका मान। अगेन क्या करेंगे हम, बॉड मास। अब बॉड मास में देखिए सबसे छोटा कोष्ठक ये होता है जिसे हम बार या विनकुलम कहते हैं, जिसमें क्या है 2 जमा 4, तो यह कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब मैं सिर्फ पहले इतने हिस्से को देख रहा हूं जो इसके अंदर है, तो ये हो गया 16 - 12 भाग 6। अब इसी में देखिए बॉड मास के नियम के अनुसार मैं लिख देता हूं बॉड मास। तो अब इस ब्रैकेट में देखिए एक घटा है और एक भाग है, तो पहले तो भाग करना पड़ेगा क्योंकि भाग पहले आता है। सो 12 को 6 से भाग किया तो कितना हासिल हुआ, 2। फिर 16 - 2 हुआ 14। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मैंने लिखा, मैं इस पूरे ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे 14 लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब हमारे पास रह गया यह। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट आ गया हमारे हाथ में। ठीक, तो 18 - 14 कितना होता है, 4। तो अब हमारे पास क्या हाथ होगा, 20 भाग 4, और इधर था 43 घटा 10। अब 20 को 4 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना हाथ आएगा, 5। और 43 घटा 5 कितना होगा, 38। ठीक है, तो आप 38 को ले लीजिए। देखिए 43 घटा 5, 4 से हमें लेना पड़ेगा, सो 3, 13 घटा 5 8, सो इस प्रकार 38 मिला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बच्चों। और इसमें देखिए प्रश्न है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें मान लीजिए मूलधन 100 है। ठीक है, तो 100 का 40% कितना होगा, 40% 100 का होगा 40। कैसे, 40/100 गुणा 100, सो 40 ही हुआ। तो धन के मान में 40% वृद्धि होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिश्र धन है वह कितना हो गया, 100 - 40 140। तो ब्याज क्या होगा, ब्याज होता है मिश्र धन घटा मूलधन, सो ब्याज हुआ 40। तो अब हमें क्या करना है, ब्याज पता चल गया, ब्याज की दर पता है, मूलधन पता है, प्रश्न में डाल के हम समय निकाल लेंगे। सो देखिए ब्याज है 40, मूलधन है 100, गुणा 5, गुणा समय जो हम निकालना चाहते हैं, बटा 100। सो 100 से 100 कटा, हमारे हाथ आया 5 गुणा टाइम जो है 40 के, यहाँ भी 5 से भाग कीजिए, यहाँ भी 5 से भाग कीजिए, तो ये रह गया समय बराबर 8 साल। सो 8 वर्ष लगेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने मूलधन को 100 ले लिया, आप x लेके भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे उस प्रकार, पर आंसर यही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां पूछा जा रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, 2 से। सो 2, फिर उसमें 4 जमा करते हैं, फिर 6 जमा करते हैं, फिर 8 जमा करते हैं, फिर 10, क्योंकि यही होंगी प्रथम 5। ठीक है, अब देखिए 6 और 4 10, और 8 और 2 भी 10, 10 जमा 10 जमा 10 हुआ 30। 30 को 5 से भाग करना है क्योंकि हमें औसत 5 संख्याओं का निकालना है, 5 सम संख्याओं का, तो 30/5 6 इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया गया है 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है, तो 96 पेंसिलों के बदले में कितने कलम लिए जा सकते हैं।
तो देखिए यह प्रत्यक्ष अनुपात का प्रश्न है। इसको हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं कलम, यहां लिख देते हैं पेंसिल। ठीक, प्रत्यक्ष अनुपात क्या होगा अभी देखते हैं। देखिए 4 कलम का मूल्य हुआ 16 पेंसिलों के। अब हमें पूछा जा रहा है भाई 96 पेंसिलें कितने कलमों के बराबर होंगी। तो प्रत्यक्ष अनुपात में क्या करेंगे हम, 4/x बराबर 16/96। ठीक है, अब देखिए इसको आप कर सकते हैं 16 एकम 16, 16 छिक 96। तो हमारे पास क्या आया, 4/x बराबर 1/6 के। 6 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x को यहाँ, x गुणा 1 होगा x, 6 गुणा 4 होगा 24। 24 कलमों के बराबर 96 पेंसिल होंगी। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपात का हमने एक वीडियो में डिटेल से बता रखा है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया उसे देखिए और समझिए। अब अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है एक निरीक्षक 0.08% मीटरों को दोषपूर्ण पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि उसने 100 मीटर चेक करे, उसमें से 0.08 दोषपूर्ण थे। तो ये तो मैं लिख देता हूं भैया, इतने मीटर उसने चेक करे और कितने मीटर खराब मिले, 100 में से 0.08, वही प्रतिशत का मतलब होता है। अब बोल रहे हैं कि उसे कितने मीटरों की जांच करनी होगी ताकि 2 मीटर दोषपूर्ण पाए जाएं। देखिए दोषपूर्ण यह है, यहां 2 रख दीजिए। यह भी प्रत्यक्ष अनुपात का प्रश्न है, हमें यह निकालना है। इसको कर दीजिए x। अब इसको इस प्रकार से हल कर देंगे तो क्या होगा, देखिए आप इसको लिखिए 100/x और ये है 0.08। तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, 2 8/100 बना देंगे उसे। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 एकम 4, 4 25 से 100। अब हमारे हाथ में आ गया x हुआ 1 से गुणा और 25 हुआ 100 से गुणा। इसका मतलब हुआ यदि यह निरीक्षक 2500 मीटर चेक करेगा तब जाके उसे 2 मीटर दोषपूर्ण मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह प्रत्यक्ष अनुपात का इसमें हमने उपयोग करके इस प्रश्न को निकाला। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। देखिए एक चीज अगर आप नोट करेंगे तो न्यूमरेटर जो है सब जगह 11 ही है। ठीक है, तो यदि न्यूमरेटर सेम है तो जिस संख्या का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह संख्या सब छोटी होगी, जिस संख्या का डिनोमिनेटर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी। ऐसे समझते हैं। देखिए मैं यदि आपको ये दूं कि भैया 10/2 बड़ा कि 10/5 बड़ा, दोनों में न्यूमरेटर सेम है। 10/2 हुआ 5, 5/10 हुआ 2, कौन बड़ा है, यह बड़ा है। क्या देखा हमने कि डिनोमिनेटर छोटा था तो इसलिए बड़ा हुआ, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी का उपयोग करते हुए हमने क्या करना है, देखिए आप इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में देखिए और आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी संख्या वह होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो वह मुझे तो 27 दिख रहा है, तो 11/27। उसके बाद 11/25, फिर 11/23, फिर 11/19। तो जहां भी यह दिया गया है वह हमारा उत्तर होगा और आप देखिए बी उसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, इसके साथ हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि और अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियोस का फायदा उठा सकें। और यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और पुराने वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उन्हें भी जरूर देखें और देखने के बाद वही प्रश्नों को दोबारा से हल करें। ठीक है, जितनी मेहनत करेंगे विद्यार्थियों
उतना अच्छा फल प्राप्त होगा। मेहनत मतलब स्वयं से करना। देखिए, चाहे आप ये वीडियो देखिए या कोई और, आपको खाली देखने से कुछ भी नहीं फायदा होने वाला, आपको करना होगा। देखिए बच्चों, यदि आप किसी को टीवी में तैरते हुए देखते हैं तो उससे आपको तैरना सीख गए ऐसा नहीं होता। जब तक आप स्वयं से पानी में नहीं कूदेंगे, आप अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे, तकनीक नहीं सीखेंगे, आपको तैरना नहीं आएगा। ठीक है? इसी प्रकार यहाँ भी जब आप मुझे देख रहे हैं कि मैं प्रश्न हल कर रहा हूं, उससे आपको अभी समझ नहीं आई है, आपको सिर्फ तरीका समझ आया है, लेकिन स्वयं से करने से आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है? चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।